एपिसोड 1 के पार्ट 2 के इख्तिताम पर आपने देखा अल्पागो जब रसम अदा कर रहा होता है तो आकिस दो तीर चलाकर उसे जख्मी कर देती है। और अभी आकिस खड़ी बतुआ को देख रही होती है कि इतने में किराज तीर चलाकर उसको जख्मी कर देता है और तीर उसकी बाई बाजू पर जा लगता है। और फिर वो चिल्लाकर कहता है कि दो सर वाले भेड़िए का पंजा वहां है। और बाकी भी सिपाही उस तरफ तीर चला देते हैं, लेकिन आकिस वहां से जान बचाकर निकल जाती है। फिर बलामीर का इलाका दिखाया जाता है, जहां उसके पास एक कासिद पैगाम लेकर आता है। उस वक्त बलामीर अपने कमरे में नशिस्त पर बैठा होता है और उसके आगे खाने का मेज सजा होता है। उसकी बेटी भी उसके पास खड़ी होती है। बलामीर वारकी बेग को पूछता है कि क्या वो लोग आ गए हैं, तो वारकी बेग उसको बताता है कि नहीं, अभी हम इंतजार ही कर रहे हैं। फिर वारकी बेग वहां खड़े खादिम से पूछता है कि क्या सब तैयारियां मुकम्मल हैं, तो वो उसको बताता है कि जी हाँ, सब कुछ मुकम्मल है। बलामीर की बेटी करचीचक कहती है कि काश अल्पागो खान यहाँ कभी भी ना आ पाए। बलामीर उसे रोकता है तो वो कहती है कि आप मुझ पर गुस्सा ना हो, मैं तो एक अपाहिज की दुल्हन बनने जा रही हूँ। क्या आपको इस बात का कोई भी पछतावा नहीं? इतने में वो कासिद इजाजत लेकर अंदर आ जाता है और बलामीर को बताता है कि आपके भाई को दो सर वाले भेड़िए का पंजा कहलाने वाली लड़की ने जख्मी कर दिया है। बलामीर उससे पूछता है कि मेरा भाई अब कैसा है, तो वो उसको बताता है कि उनके जख्म बहुत गहरे हैं। बलामीर ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अपने भाई के लिए गोक तेंगरी से दुआ करना चाहता हूँ, आप लोग अब यहाँ से बाहर चले जाओ। वर्गी बेग भी सबको इशारा करता है और वो लोग वहां से बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही बलामीर रोने लगता है और कहता है, गोक तेंगरी, अगर मेरा भाई अल्पागो खान मर जाता है तो उसकी जगह मुझे अपना नुमाइंदा चुन लेना और मुझे उसका तख्त भी अता करना। और ये कहते साथ ही वो हंसने लगता है, क्योंकि अल्पागो खान का तख्त हासिल करना ही उसका असल मकसद है। दूसरी तरफ गोक महल के मंजर दिखाए जाते हैं, जहां पर अल्पागो खान को लेकर वो लोग महल पहुंच जाते हैं और तबीब और दानिशता और सिपाही उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और उसे बाहर से लेकर महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तैमूर और एजे खातून इस वक्त बहुत परेशान होते हैं, जबकि काया मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर अल्पागो को कुछ भी हो गया तो अगला सरदार वही होगा। तबीब अल्पागो के जख्मों को साफ करने के बाद सीना शुरू करता है और वो एजे खातून को बताता है कि तीर इनके दिल तक नहीं पहुंचे, लेकिन एक तीर दिल के करीब तक जरूर गया है और एक तीर ने दूसरे कंधे की हड्डी तोड़ दी है और इसीलिए इनका बहुत खून बह चुका है और ये भी ऐन मुमकिन है कि ये बेदार ना हो सके। एजे खातून अल्पागो खान का हाथ पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि हम तो शादी के लिए बाहर गए थे, लेकिन अल्पागो हमारे साथ कितना बुरा हो गया और इतनी तबाही मच गई। इतने में बातूगा अंदर आ जाता है और एजे खातून चिल्लाती हुई उसका गिरबान पकड़ लेती है और कहती है कि जो भी हुआ है इस मनहूस की वजह से हुआ है, क्योंकि गोप तेंगरी ये नहीं चाहता था कि इसकी शादी हो। इस मनहूस अपाहिज की वजह से ये सारा मसला बना है। तैमूर अपनी माँ को रोकते हुए कहता है कि अब आप बस कर दें और इसकी जान छोड़ दें। ये तो कुछ बोल भी नहीं सकता, इसने क्या बिगाड़ा है आपका, और ये आपके साथ क्या बुरा कर सकता है। एजे खातून कहती है कि ये एक गद्दार माँ का बेटा है, इससे ज्यादा बुरा ये क्या कर सकता है। तैमूर अपनी माँ से कहता है कि बाबा को तीर मारने वाली एक डाकू लड़की है, जिसने बाबा को तीर मारकर जख्मी कर दिया। क्या वो आपको कसूरवार नहीं लगती? अगर बाबा मर जाए तो उसका जिम्मेदार बातूगा नहीं होगा, बल्कि वो लड़की ही होगी। तैमूर कहता है कि बातूगा ने सिर्फ अपना बचाव किया है, उसकी वजह से बाबा को तीर नहीं लगा। ये सुनकर एजे खातून खामोश हो जाती है और तैमूर बातूगा के कंधे पर हाथ रखता है। सल्तूक भी एजे खातून से कहता है कि अगर मुझे पूरा इलाका भी तलाश करना पड़ा तो मैं तलाश करूंगा और जिसने हमारे खान को जख्मी किया है उसको आपके कदमों में ले आऊंगा। और एजे खातून कहती है कि कैसे सल्तूक, तुम उसे कैसे पकड़ लोगे? उसको तो किसी ने भी नहीं देखा, उसको तो सब दो सर वाले भेड़िए का पंजा कहते हैं और उसने अपना मुंह भी छुपा रखा है। इतने में किराज कहता है कि ओलेजे खातून, मैंने उस लड़की को देखा है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और सल्तूक भी उससे पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को पहचान सकते हो अगर दोबारा देख लो। किराज कहता है कि मैंने उसे दूर से बस कुछ देर के लिए ही देखा है, वो काफी लंबी है और उसका एक बाजू भी जख्मी हो गया है क्योंकि मैंने तीर चलाया था। बतूगा भी खामोशी से सब सुन रहा होता है। वलजी खातून सल्तूक बेग को इजाजत देती है, लेकिन तैमूर उसे कहता है कि तुम रुको, क्योंकि बाबा ने ये काम मेरे जिम्मे लगाया है और उस लुटेरी को पकड़ने का हुक्म मुझे दिया है। सल्तूक भी तैमूर से कहता है कि हमारे खान की हालत बहुत तशवीशनाक है और तुमको यहीं उनके पास रुकना चाहिए। तुम अपने बाबा को छोड़कर मत जाओ। तैमूर फिर उसे इजाजत देता है और सल्तूक भी वहां से रवाना हो जाता है।
दूसरी तरफ आकिस को दिखाया जाता है जो सिरमा और यमन के साथ लूटी हुई गाड़ी और सामान लेकर जा रही होती है। सिरमा आकिस से पूछती है कि क्या वाकई अल्पागो खान मर गया होगा। आकिस उसे कहती है कि बतूगा उसके साथ ही खड़ा था और वो लड़खड़ा गया जिसकी वजह से तीर ज्यादा गहरे नहीं लग सके। यमन कहता है कि 2 तीर उसके सीने पर लगे हैं, वो यकीनन मर गया होगा। फिर सिरमा कहती है कि उसके बाशिंदे अब उस बूढ़े को जमीन की तह में ले गए होंगे। वो आकिस को पुकार कर कहती है कि आकिस हमने तुम्हारे बाबा का बदला ले लिया। आकिस मुस्कुराकर उसे कहती है कि मैंने ख्वाब में बाबा को देखा था। सिरमा उसे पूछती है कि क्या कहा था तुम्हारे बाबा ने, तो आकिस कहती है कि बाबा ने कहा था कि कमान खींचो और तीर चलाओ आकिस, ये जहां भी गिरेगा वो तुम्हारा मुकद्दर होगा। और वो तीर जाकर शायद किसी उकाब या फिर अजदहे को लगा था। सिरमा उसे कहती है कि उनका इशारा अल्पागो खान की तरफ था क्योंकि तुम्हारा असल मुकद्दर उससे इंतकाम लेना था और तुमने वो शर्फ हासिल कर लिया है। आकिस मुस्कुराती है, फिर वो अपने जख्म की तरफ देखती है और सिरमा से कहती है कि इससे फिर खून बहने लगा है, इसे अच्छी तरह लपेट दो ताकि मैं अपनी मौत से पहले अल्पागो खान की लाश जरूर देख लूं। सिरमा उसे कहती है कि तुम तब तक नहीं मर सकती जब तक तुम मेरी और यमान की शादी नहीं देख लोगी। फिर वो यमान से पूछती है कि क्या हमारे पास जो सोना है वो शादी करने के लिए काफी है, तो यमान उसे कहता है कि हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ और इसको भी छोड़ दो क्योंकि इसका तो बेखास जख्मी हो गया है और तुम मेरी बीवी जरूर बनोगी, इस बात की फिक्र मत करो। फिर आकिस कहती है कि तुम्हारे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है और मैं अभी भी तुम्हें हरा सकती हूँ। आकिस उसे कहती है कि क्या तुम्हें मंजूर है, और ये सुनते ही यमान गाड़ी रोक देता है। फिर आकिस उसे कहती है कि ध्यान से तीरंदाजी करना। यमान कहता है कि अगर मैं जीत गया तो फिर ये लड़की मेरी हो जाएगी। आकिस कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम कभी भी इसका नाम मत लेना। सिरमा नाम में यमान को इशारा करती है, लेकिन यमान नहीं रुकता और उसे कहता है कि मुझे कबूल है। आकिस कहती है कि दरमियान वाला दरख्त हमारा हदफ होगा। सिरमा ये बचपना देखकर चिल्लाकर कहती है कि बस बहुत हो गया, और यमान से कहती है कि तुम कभी भी पुरसकून नहीं हो सकते और आखिर में मैं ही आकिस को शिकस्त देकर तुमसे शादी करूंगी। फिर वो आकिस से कहती है कि तुम भी जल्दी घोड़े पर सवार हो जाओ और मुझे अपने बाल खींचने पर मजबूर ना करो, और कोई कमान का मुकाबला नहीं होगा और हमें जाकर मोहतरमा चौलपान को भी सब बताना है। आकिस मुस्कुराकर उसे कहती है कि जैसे आपका हुक्म मोहतरमा सिरमा। फिर वो यमान से कहती है कि चलो जल्दी करो क्योंकि कबीले जाकर हमें सामान भी तकसीम करना है और 1 हफ्ते के अंदर अपनी शादी का बंदोबस्त भी करना है। आकिस कहती है कि जल्दी चलो और सिरमा को मजीद नाराज मत करो। फिर दाग कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहां एक लड़की जिसने चोरी की है उसे चोलपान खान के सामने पेश किया जाता है। चोलपान खातून उसे पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की, और वो उसे बताती है कि मुझे भूख लगी थी। चोलपान कहती है कि भूखे तो सभी हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि चोरी की जाए। वो लड़की कहती है कि ऐसा क्यों है, हमारा खान हमें खाना क्यों नहीं खिला सकता। चोलपान कहती है कि इसकी वजह यह है कि गोक तेंगरी के जो बाशिंदे हैं जिन्होंने मेरी बहन और बाबा की जान ली थी वो हमें अंदर नहीं आने देते। फिर वो गुस्से से कहती है कि इन्हें अपने जानवर, दूध और बकरी बेचने की इजाजत नहीं है और ना ही शाहराए रेशम पर तिजारत करने की कोई इजाजत है, और इसी वजह से हम भूखे हैं और तुम्हारी भूख की वजह गोक तेंगरी के बाशिंदे हैं। लेकिन तुमने चोरी की है। पहाड़ी खुदा का रिहायशी अपने हमवतन को धोखा नहीं देगा और वो उससे कुछ नहीं चुराएगा, और कानून के मुताबिक जो भी चोरी करेगा उसको मरना ही होगा, और तुम्हारे लिए यही सजा है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता भूखी मरोगी। वो लड़की इल्तिजा करते हुए कहती है कि ऐसे ना करें चोलपान खातून, आप मुझे तलवार से मार दें। वो कहती है कि तलवार से बहादुर मरते हैं और नापाक चोर मेरी तलवार की इज्जत के लायक नहीं है। तुम जिल्लत से ही मरोगी जैसे तुम जिल्लत से जी रही थी। फिर वो हुक्म देती है कि इसको बांध दो और सिपाही उसको बांध देते हैं। इतने में आकिस, सिरमा और यमान वहां पहुंच जाते हैं और आकिस लूटा हुआ कुछ सामान लाकर चोलपान के कदमों में रख देती है। चोलपान मुस्कुराकर उसे देखती है और पूछती है, क्या तुम फिर शिकार पर निकल गई थी? सिरमा और यमान उस सामान को कबीले के लोगों में तकसीम करना शुरू करते हैं और आकिस चोलपान को बताती है कि इस बार गो खान से टैक्स ही नहीं बल्कि बतूगा की होने वाली बीवी का सामान भी ले लिया है। चोलपान ये सुनकर हैरान रह जाती है और उसको देखती रह जाती है। आकिस उसके करीब आती है और उसे कहती है कि सिर्फ यही नहीं, मैंने अल्पागो खान के दिल पर तीर मारे हैं। चोलपान, जिसके वहम व गुमान में ही ना था कि आकिस उसको ये सब बताने वाली है, वो हक्की बक्की रह जाती है और उससे कहती है कि अंदर चलो। आकिस चोलपान के इस रद्द अमल से हैरान रह जाती है कि उसे तो खुश होना चाहिए तो वो ऐसा क्यों कर रही है।
चोलपान जो कि इस वक्त बहुत गुस्से में होती है वो अपने खैमे में जाती है और जैसे ही आकिज उसके पीछे आती है वो तोतकिन को हुक्म देती है कि दरवाजा बंद कर दो। चोलपान आकिज से पूछती है कि तुमने ये क्या किया, तो आकिज उसे जवाब देती है कि अल्पागो खान ने हमें हमारे कबीले से महरूम कर दिया था और उसने आपको और मुझे यतीम बना दिया था और आपके भांजे की माँ को भी मार डाला था और हम कई बरसों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। तो चोलपान उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। आकिज कहती है कि अगर आप बैठी नहीं थी तो फिर क्या हुआ आपके वादे का, और वो जो कसम आपने खाई थी वो पूरी क्यों नहीं हुई। फिर वो कहती है कि मेरे खान ने इसके हल का वादा किया था। उसने कहा था कि गोग टेंगडी पहाड़ी खुदा के सामने झुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मेरा खान ये नहीं कर सका, लेकिन मैं कर सकती हूँ, और मैंने अल्पागो खान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चोलपान, जिसके लिए ये सब सुनना इंतहाई नागवार होता है, वो आकिज से कहती है कि अपने घुटनों के बल खड़ी हो जाओ, और आकिज उसके सामने खड़ी रहती है और अपनी मुट्ठियां बंद कर लेती है, लेकिन झुकती नहीं है। तोतकिन जब उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो चोलपान उसे इशारा कर देती है और वहीं रोक देती है। फिर वो आकिज से कहती है कि अपने खान के सामने घुटने टेक दो, और आकिज कुछ देर बाद अपने घुटनों पर आ जाती है। चोलपान आकिज के हाथ पर अपना जूता रख देती है, फिर उसके हाथ को दबाते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुमने अल्पागो खान और गोग टेंगड़ी को अपने सामने झुका लिया है। किसी को भी घुटनों पे झुकाने से पहले तुम्हें यह खुद करना पड़ेगा। फिर वो उसे कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया आकिज। फिर वो आकिज के बाबा का नाम लेती है और कहती है कि अगर एवरिन एल्प तुम्हें मेरे हवाले ना करता तो मैं तुम्हें अभी मार देती। और चोलपान शदीद गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। आकिस भी बाहर आ जाती है और सबको देखने लगती है। फिर वो सिरमा और यमान के पास जाती है और उसे कहती है कि ये जो भी सामान है इससे जल्दी छुटकारा हासिल करो। दूसरी तरफ गोप महल का मंजर दिखाया जाता है, जहां काया तख्त के सामने मौजूद होता है। वो खड़ा तख्त को देख रहा होता है और फिर तख्त की तरफ बढ़ना शुरू करता है। वो तख्त को हसरत से देखता है और छूता है। इतने में तैमूर आता है और वो कोजोबेक से पूछता है कि क्या तुमने काया को कहीं देखा है, और वो हिचकिचाते हुए उसे बताता है कि वो इस वक्त तख्त वाले कमरे में है। तैमूर ये सुनकर हैरान रह जाता है और तख्त वाले कमरे की तरफ चल देता है। जब वो वहां पहुंचता है तो दरवाजा खोलकर देखता है कि काया उस वक्त तख्त के सामने खड़ा होता है, और तैमूर को याद आता है कि किस तरह काया ने अपने बाबा से सवाल किया था कि खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपके बाद मैं खान बनूं। और अल्पागो खान ने जवाब दिया था कि इसका फैसला तो जिरगा करेगा, क्योंकि मुल्क को तलवारों से फतह किया जाता है और इल्म से उसको चलाया जाता है। अगर तुम्हारा भाई तैमूर अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा और अपनी तलवार भी इस्तेमाल करेगा तो गोग टेंगरी हमेशा महफूज रहेगा। काया, जो कि तख्त पर बैठने ही वाला होता है, तैमूर उसे कहता है कि बाबा अभी मरे नहीं है, और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और तख्त से उतर जाता है और उसके पास आकर कहता है कि हाँ, वो नहीं मरे और मरेंगे भी नहीं। तैमूर उसे पूछता है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे। काया के पास कोई जवाब नहीं होता और वो उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि बाबा यहाँ दोबारा आ जाएं और अपने तख्त पर बैठें। तैमूर हैरान होकर उसे देखता रहता है, क्योंकि काया के पास उसे देने के लिए जवाब नहीं होता। फिर काया उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो तैमूर उसे बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर वो उसे बताता है कि साल्तूक ने मुझे कहा है कि तुम्हारे बाबा की हालत बहुत तशवीशनाक है, इसलिए तुम उन्हीं के पास रुको। लेकिन ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही है कि जिसने तीर मारकर मेरे बाबा को जख्मी किया है मैं उसको पकड़ नहीं सकता। ये सुनकर काया उसको जवाब देता है कि अगर साल्तूक उसे नहीं पकड़ सका तो मैं पकड़ने जाऊंगा। तैमूर उसे कहता है कि बाबा ने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी, साल्तूक को नहीं। काया कहता है कि तुम यहीं रुको, बाबा की हालत तशवीशनाक है, अगर उनको कुछ हो गया तो हमें तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। तैमूर जवाबन कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर बाबा को वाकई कुछ हो गया तो फिर तुम्हें कहाँ तलाश करेंगे। और ये कहकर तैमूर वहां से चला जाता है। फिर चोलपान को दिखाया जाता है, जो कि तोतकन के साथ अपने बाप की कब्र पर आती है और वहां बैठकर कहती है कि बाबा, अल्पागो खान मर गया और मैं आपका बदला नहीं ले सकी। फिर वो शिकस्ता दिल के साथ अपनी बहन तिलसिम की कब्र पर आती है और कहती है, मेरी बहन तिलसिम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी ही तरह खान की बीवी बनने के लिए तोतकन को उठाया था, और अब मैंने इसको महल में दाखिल करना था, जहां जाकर इसने मलका बनना था और बच्चे को भी जन्म देना था। और जिस वक्त अल्पागो खान मौत के करीब होता तो उसके कान में इसे सरगोशी करके बताना था कि अब एक पहाड़ी गोग की सल्तनत पर हुकूमत कर रहा है। और अल्पागो खान को यह मालूम होने के बाद ही मरना था कि अब गोग की सल्तनत
पहाड़ी सल्तनत हो चुकी है। इतने में चोलपान को आवाज आती है कि वो अभी मरा नहीं है। जब वो मुड़कर देखती है तो पीछे सल्तूक बे होता है और वो उसे कहता है, चोलपान खातून, अगर अल्पागो खान बेदार हो या ना हो, हम तब भी कोक हुकूमत को चला सकते हैं। फिर वो कहता है कि अब तोतका को महल भेजने का बेहतरीन वक्त है। तोतका कहती है कि ये कैसे मुमकिन है, अब मुझे महल में कैसे भेजा जा सकता है। चोलपान कहती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, यही वो वक्त है जब तुम्हें महल में दाखिल होना है। फिर वो उन दोनों को इशारा करती है। उसके बाद दाग कबीले को दिखाया जाता है, जहाँ आकिज अपने भेड़िए के साथ बैठी होती है और कोनोता सो रहा होता है। फिर कोनोता उठ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम सारी रात जागती रही हो। आकिज कहती है कि नहीं। फिर कोनोता कहता है कि कोई भी शख्स आसमानी खान को तीर मारने के बाद सो नहीं सकता। आकिज कहती है कि वो खान गायब ही हो जाए। फिर वो कोनोता से कहती है कि क्या आपने नहीं कहा था जिस दिन उसने हमारे खैमे जलाए थे कि 2 सरों वाला भेड़िया आएगा और गोग टेंगरी उसे तवाराई देगा, क्या आपने ये नहीं कहा था। वो कहता है कि हाँ, मैंने ये कहा था और मैंने ये भी कहा था कि वो 2 तुर्कों को मुत्तहिद कर देगा, लेकिन तुमने खान को मारा है। अब वो पूरे बोस्कीर को जला देगा और अब तुर्क कैसे मुत्तहिद हो सकेंगे। आकिस कहती है कि अगर बतूगा के साथ सब कुछ ठीक रहा तो वो नया खान बन जाएगा और फिर बोस्कीर नहीं जलेगा। इतने में सिरमा उठ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बोस्कीर को नहीं जलाएगा। आकिस कहती है कि ये छोटा वारिस अच्छा था क्योंकि ये आसमानी बेटा भी है और पहाड़ी बेटा भी, और वो इसकी अच्छी परवरिश करेगा। उसके बाद सिरमा उससे पूछती है कि वो तो कमज़ोर है, पागलों की तरह की हरकतें करता है, उसको चलने में भी दुश्वारी होती है, वो कैसे परवरिश कर सकता है। इतने में सिपाही सायरन बजाकर सबको चौकन्ना कर देता है और उनको पता चल जाता है कि गोक आ गए हैं। सिरमा आकिस से पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को पता चल गया है कि हमने ही अल्पागो खान पर हमला किया था। वो दोनों अपनी तलवारें उठाती हैं और बाहर आ जाती हैं। इतने में सल्तूक घोड़े पर सवार और बाकी सिपाहियों को साथ लिए अंदर दाखिल हो जाता है। उसे देखकर आकिस को ऐसे मालूम होता है जैसे उसके बाबा सामने खड़े हैं और अल्पागो खान आ रहा है जो उसने उस दिन देखा। सल्तूक पे आते ही एक सिपाही को तलवार का वार करके हलाक कर देता है। दोनों फरीकैन एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और सल्तूक भी आकिस की तरफ बढ़ता है। जब आकिस उसे देख रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे अल्पागो खान उसकी तरफ आ रहा हो। फिर वो मंजर उसकी आंखों के सामने आता है जब अल्पागो खान ने उसके बाप के गले पर तलवार से वार करके उसे हलाक कर दिया था और वो संभलते हुए सल्तूक पर तलवार से वार करना शुरू करती है। यमान और सिरमा भी सिपाहियों के साथ डटकर मुकाबला कर रहे होते हैं और उनके तमाम वारों को नाकाम बना रहे होते हैं। कोनता बच्चों को वहां से बचाने के लिए खैमे में ले जाता है। सल्तूक पे आकिस पर वार कर रहा होता है लेकिन आकिस उसे कामयाब नहीं होने देती, बल्कि टांग अड़ाकर उसे नीचे गिरा देती है और फिर उस पर तलवारों से वार शुरू करती है। सल्तूक भी उससे खुद को बचा लेता है। आकिस का बाजू क्योंकि जख्मी होता है इसलिए उसको उसमें तकलीफ शुरू हो जाती है, मगर वो फिर भी पूरे जोश से उसके ऊपर हमला करती है और वारों पर वार करती है और सल्तूक उनसे खुद को बचाता चला जाता है। और दर्द में होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती। और उधर सिरमा और जमान भी सिपाहियों पर इसी तरह हमला कर रहे होते हैं और सिपाहियों को हलाक कर रहे होते हैं कि इतने में नीचे गिरा एक सिपाही यमान के सीने पर वार करता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। सिरमा जब ये देखती है तो चिल्लाती है और यमान का नाम लेती है। आकिस की नज़र उसकी तरफ पड़ती है और उसका ध्यान यमान की तरफ हो जाता है। इतने में सल्तूक बे जोर से बाजू से उसकी कमर पर वार करता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसी तरह एक दूसरा सिपाही सिरमा को भी बेहोश कर देता है और वो भी जमीन पर गिर पड़ती है। फिर वो हर तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे सिर्फ अपने सिपाही नजर आते हैं। राग कबीले के सिपाही या तो मर चुके होते हैं या फिर बेहोश होते हैं। फिर वो एक सिपाही को लिए चोलपान खान के कमरे की तरफ बढ़ता है। रास्ते में 2 सिपाही और मौजूद होते हैं। वो और उसका सिपाही उन दोनों पर वार करके उनको वहीं ढेर कर देते हैं। सल्तूक भी चोलपान खान के कमरे में दाखिल होता है जो कि इस वक्त बहुत डरी होती है और उसके आगे सर झुकाकर कहता है कि बहुत से लोग जख्मी हो गए हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन ये सारी उन्हीं की गलती है। चोलपान उसे कहती है कि फिर तुम ऐसे करो कि उनके मोर्चे भी तबाह कर दो ताकि शक की कोई गुंजाइश ही बाकी ना रहे। सल्तूक एक सिपाही को इशारा करता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद चोलपान तोतकन की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। तो वो उसे कहती है कि मैं तो अपनों के लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और मैं जन्नत में जाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। फिर चोलपान सल्तूक बे से पूछती है कि हमारा असल हदफ कौन सा वारिस है, तैमूर या काया।
और उन दोनों में से तख्त के ज्यादा करीब कौन है। सल्तूक भी उसे बताता है कि तख्त तो काया के वारिस को ही मिलेगा और तैमूर सिर्फ उसकी मदद करेगा। और फिर बताता है कि अल्पागो खान ने यह हुक्म दिया है कि उसके बाद तख्त काया का ही होगा। फिर शोलपान तोड़कन से कहती है कि तुम महल में जाओ और एक वारिस पैदा करो। हम दुश्मन को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन एक औरत उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। फिर वो कहती है कि अगर तुम कामयाब हो गई तो फिर हम उन पर हुकूमत करेंगे। सल्तूक चोलपान से कहता है कि अगर मैं अल्पागो खान पर हमला करने वाले को साथ ले जाऊं और उनके सामने पेश कर दूं तो उन लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। फिर वो अपने कमरे से बाहर आती है और बाहर आते ही वो मरे हुए सिपाहियों को देखती है। वो देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वो चलते हुए आगे आती है और देखती है कि सिरमा भी वहीं पर बेहोश पड़ी है और आकिस पर भी उसकी नजर पड़ती है जो कि उस वक्त बेहोश होती है। फिर वो उसके पास बैठ जाती है और रोने लगती है और सल्तूक की बात उसके जहन में आती है कि अल्पागो खान पर हमला करने वाले को उसे ले जाना होगा। दूसरी तरफ गोक महल दिखाया जाता है जहां मीजिन और इल्ते खातून ने अपने शौहरों के लिए खाने का मेज सजा रखा होता है। काया और तैमूर वहां आते हैं और काया अपनी बीवी इल्ते खातून से पूछता है कि क्या हुआ खातून, आपने हमें किस बारे में बात करने के लिए बुलाया है। इल्ते खातून से कहती है कि अगर हम आपको खाने के लिए मदऊ करते तो आप कभी भी ना आते और मेरे बुलाने पर तो बिल्कुल नहीं आते। फिर वो कहता है कि और कुछ कहना है। वो कहती है कि मुझे मालूम है कि आपके बाबा बीमार हैं और आप उनको छोड़कर यहाँ पर ना आते, इसीलिए ऐसे बुलाया है। तैमूर काया की तरफ देखते हुए कहता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बाप के मर जाने के बाद भी तख्त नहीं छोड़ेंगे। काया के पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। वो उसे देखता है और कहता है ठीक है, चलो खाना खाते हैं। बातूका भी उनके साथ ही होता है। अभी वो लोग खाने के लिए बैठ रहे होते हैं कि इल्ती खातून कहती है कि आप लोग ये खाइए और मैं कुछ ताज़ा बनवा कर लाती हूँ, और वो वहां से बाहर चली जाती है। इतने में गिराज अंदर दाखिल होता है और तैमूर और काया से मुखातिब होता है कि साल्तूक ने पैगाम भेजा है। अभी वो उसे देख ही रहे होते हैं कि वो उनको बताता है कि साल्तूक ने अल्पागो पर हमला करने वाली को पकड़ लिया है। तैमूर उसे पूछता है कि क्या वाकई हमला करने वाली को पकड़ लिया है, चलो चलकर देखते हैं। और वो लोग वहां से बाहर चल पड़ते हैं। बातूका भी उनके साथ ही होता है। इतने में साल्तूक बे महल के अंदर दाखिल होता है और उसके साथ दो सिपाही होते हैं जिन्होंने एक लड़की की लाश को उठाया होता है। और वहां से तैमूर और काया भी बाहर पहुंच जाते हैं। वो लाश को लेकर आगे बढ़ते हैं और उनके सामने जमीन पर रख देते हैं। साल्तूक पे किराज से पूछता है कि इसे गौर से देखो, क्या ये वही लड़की है जिसने अल्पागो खान पर हमला किया था। किराज उसके चेहरे को गौर से देखता है और बातूगा भी ये देखते हुए परेशान होता है। और किराज उसे देखने के बाद कहता है कि इसका चेहरा तो बहुत अनजान लग रहा है, इसे पहले कभी नहीं देखा। फिर दाग कबीले का वो मंजर दिखाया जाता है जबकि चौलपान आकिस के पास बैठी रो रही थी और सल्तूक की बात को सोच रही होती है कि अल्पागो खान पर हमला करने वाली को अगर पेश कर दिया गया तो उन लोगों को कोई शक नहीं होगा। इतने में उसकी नजर उस चोर लड़की पर पड़ती है जिसको चोरी की सजा में उसने बंधवा दिया था। वो उठ खड़ी होती है और एक सिपाही का खंजर उठा लेती है और उस खंजर से वो उस लड़की की रस्सियां काट देती है और उसको घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाती है और जहां सल्तूक मौजूद होता है वहीं उसे जमीन पर गिरा देती है। फिर चोलपान पूछती है कि तीर या तलवार से इसे हलाक करूं, तो सल्तूक कहता है कि तीर से। वो लड़की गिड़गिड़ाती है और उससे माफी मांगती है कि चोलपान खातून मुझे माफ कर दे, लेकिन चोलपान उसकी एक नहीं सुनती। वो कमान खींचती है और तीर से उस पर वार करती है और वो वहीं हलाक हो जाती है और उसी की लाश को सल्तूक महल ले आता है। काया के राज से कहता है कि तुमने कहा था कि तीर से तुमने उसके ऊपर वार किया था और वो तीर उसके कंधे पर जा लगा था। देखो, क्या इसके कंधे पर वो तीर का निशान है। तैमूर की राज को रोक देता है और देखने के लिए खुद आगे बढ़ता है और जब वो उसकी बाजू को देखता है तो उसके ऊपर वाकई तीर का निशान होता है और वो जख्म देखकर उनकी तसल्ली हो जाती है। सल्तूक याद करता है कि उसी ने चोलपान से कहा था कि इसकी बाजू पर भी एक तीर मार दो ताकि उनको कोई शक ना रहे, और चोलपान तीर से उसके बाजू को भी जख्मी कर देती है। तैमूर किराज की तरफ देखता है और किराज उसे कहता है कि हाँ, इसकी बाजू जख्मी है, ये वही लड़की है जिसने हमारे खान को जख्मी किया था। तैमूर सल्तूक से पूछता है कि ये लड़की किस कबीले की है, तो सल्तूक उसे कहता है कि ये किसी कबीले की नहीं है, ना ही इसका कोई रिश्तेदार है। तो काया उससे पूछता है कि फिर तुमने इसको किस तरह तलाश किया। सल्तूक कहता है कि जनाब, आप तो जानते हैं कि मेरे कितने जानने वाले हैं।
ये कुछ बदकिस्मत लोगों के दरमियान चल पड़ी और इस बात पर बहुत फख्र करने लगी कि मैंने तो अल्पागो खान पर हमला किया है। और उन लोगों का कहना था कि उन्होंने छुपने के लिए पहाड़ों में पनाह ली थी और वहीं से मैंने इसको पकड़ लिया। तैमूर चिल्लाकर कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे वालिद को तीर मारने वाले को चोलपान ने छुपा रखा था। सल्तूक कहता है कि चोलपान ये नहीं जानती थी कि इसने अल्पागो खान को तीर मारा है, लेकिन ये भी सच है कि चोलपान की गद्दारी ने एक वक्त में हजारों जानें भी ली थीं। बातूगा खड़ा भी सब सुन रहा होता है। फिर सल्तूक कहता है कि मैंने चोलपान की बिरादरी को जला दिया है और लड़कियों को बंदी बना लिया है। ये सुनकर वो मुतमईन हो जाते हैं। उसके बाद काया तैमूर को इशारा करता है कि अंदर आओ और तैमूर जाते हुए बातूगा को भी अपने साथ ले जाता है। और बातूगा अभी भी उसी लड़की की लाश को देख रहा होता है जो सल्तूक लेकर आया था। दूसरी जानिब रात में जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहां गोग के सिपाही आग जलाए बैठे होते हैं और दा कबीले की लड़कियां कुछ बेहोश होती हैं और कुछ होश में, जिन्हें वो कैदी बनाकर साथ लाए होते हैं। इतने में आकिस की आंख खुल जाती है और वो खुद को संभालते हुए जब गौर से देखती है तो उसे अपने हाथ बंधे हुए नजर आते हैं और इर्द गिर्द सभी गोग के सिपाही नजर आते हैं। सिरमा जो कि उसके पास ही लेटी होती है और अभी होश में नहीं होती, वो यमन का नाम लेती है। आकिस उसे कहती है कि सिरमा क्या तुम ठीक हो? तो पास बैठी तोतकन कहती है कि तुम फिक्र ना करो, ये बिल्कुल ठीक है। आकिस सिरमा से कहती है कि फिक्र ना करो, सब ठीक है और उठ जाओ। इतने में सिरमा उठ जाती है और इर्द गिर्द देखती है तो उसे गोग के सिपाही नजर आते हैं। वो ये देखकर घबरा जाती है। सिरमा आकिस से कहती है कि आकिस, तुम, मैं और यमान हम तो लड़कियों को आज़ाद करवा रहे थे और अब देखो यहाँ यमान भी नहीं है और तुम और मैं हम कैदी बन चुके हैं। आकिस उसे दिलासा देने के लिए गले से लगाती है और सिरमा रोने लगती है। आकिस फिर उसे कहती है कि तुम मत घबराओ, हमें कुछ नहीं होगा, हम जिंदा रहेंगे। फिर गोप महल दिखाया जाता है जहाँ इल्जे खातून अल्पागो खान के पास बैठी होती है कि इतने में इल्जे खातून अंदर आती है और वो इल्जे खातून से कहती है, मेरी अजीम मलका, मुझे पता है कि आप भूखी होंगी और मैंने आपके लिए कुछ तैयार करवाया है, अब आप कुछ खा लीजिए। फिर पास खड़े खादिम उलझे खातून से कहते हैं कि हमने आपके लिए जड़ी बूटियों का शोरबा बनाया है, आप वो खा लीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। उलझी खातून, जिसका सारा ध्यान अल्पागो की तरफ होता है, वो कहती है कि जब मैंने इनको सबसे पहले देखा था तो मेरे जहन में सिर्फ खुदा पीरो आया था। इल्ती खातून पूछती है कि वो क्या है, तो इल्ती खातून बताती है सबसे ताकतवर खुदा जिन पर हमारे कबीले का बहुत यकीन है। इल्ती खातून उसे कहती है कि यकीनन आप वाइकिंग थे। वलीजा खातून उसे बताती है कि हाँ, हम रूसी वाइकिंग थे और मैं बहुत से खुदाओं को मानते हुए बड़ी हुई हूँ और उनमें से सिर्फ एक खुदा ऐसा था जिससे मैं बहुत डरती थी और वो था पीरो, यानी तूफानों का खुदा। इल्ती खातून उसे कहती है, इसका मतलब कि आप बाबा को तूफानों का देवता मानती हैं। और इल्ती खातून कहती है कि हाँ, अगर तुम देख लेती कि वो किस तरह से मेरे महल में दाखिल हुआ था तो शायद तुम भी यही सोचती। फिर तो खादिम जो पास खड़े होते हैं वो भी पास आ जाते हैं ताकि उससे बात करके उसका थोड़ा दिल बहला लिया जाए। फिर उलझे खातून को मुखातिब करके खादिम पूछता है कि आपने अल्पागो खान को कैसे जाना था। उलझे खातून कहती है कि मैं नहीं जानती थी, उसने मुझे यरगमाल बनाया था। फिर वो मुस्कुराकर कहता है कि हमारे खान को तो देखो, उसने एक रूसी शहजादी को यरगमाल बना दिया। तो वो कहती है कि नहीं, वो ये नहीं जानते थे कि मैं एक शहजादी हूँ, ताकि तुर्क ये ना समझें कि मैं शहजादी हूँ और फिदिया ना मांगे, इसीलिए बाबा ने मेरा चेहरा स्याह कर दिया था। और वो खादिम कहता है, लेकिन मलिका, आपका गुरूर और हुस्न तो फिर भी नहीं छुप सकता। खान तो फिर भी पहचान गए होंगे कि आप ही शहजादी हैं। और खान ने जब ये जान लिया तो फिर क्या किया। इतने में काया और तैमूर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और उनके हमरा बतूगा और सल्तूक बेबी होते हैं। बतूगा को देखते ही वेलचे खातून गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इस मनहूस इंसान की वजह से ये जख्मी हुआ है और अब देखो यहाँ पर लेटा हुआ है। तैमूर उसे रोकता है और काया कहता है कि हम आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। तैमूर तो दोसर वाले भेड़िए के पंजे को नहीं पकड़ सका, लेकिन सल्तूक बे ने उसे पकड़ भी लिया और मार भी डाला। ये सुनते ही ओलजे खातून खुश हो जाती है। सल्तूक उसके आगे सर झुकाता है और उसे कहता है कि जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैंने उसको ढूंढ लिया। उलझे खुश होते हुए कहती है कि खुदा तुम पर रहमत करे और तुमको खुश रखे साल्तूक। फिर वो कहती है कि मुझे यही डर था कि कहीं मेरे बेटों को नाकामी का सामना ना करना पड़े और लोग उन्हें नाकाम ना कहें।